बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, जिसकी फाइनल डेट जो है वो अभी हमें सामने नजर आ रही है। 15 अक्टूबर को आम प्रवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे, ये कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और फैसला किया गया कि इस्लामाबाद की बजाय लाहौर ही उतरा जाएगा। और ये फैसला पहले भी जो है इसके हवाले से कयास आराइयाँ हो रही थी कि इस्लामाबाद की बजाय लाहौर जो है वो ज़्यादा सूट करता है, चाहे वो इस्तकबाल के हवाले से हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ के हवाले से हो। तो लाहौर आने का फैसला जो है वो किया गया। इसके अलावा बात करेंगे जी, अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी हुई और वो मनाजर आपने देखे किस तरीके से हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर सख्त बरहमी का इजहार जो है वो किया है और लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही साहब को कल पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। परवेज इलाही साहब जो हैं लापता हैं। पिम्स उनको ले जाया गया था उनके मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन पिम्स से जेल मुंतकिल नहीं किया गया। ये उनके बेटे मोनिस इलाही साहब जो कि बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके वालिद जो हैं वो लापता हैं। अता तारर ने मुस्लिम लीग नून के हम रहनुमा हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि परवेज इलाही मोनिस इलाही को पंजाब में करप्शन का हिसाब जो है वो देना होगा। मजीद भी कुछ अहम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से की गई हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खारजा पॉलिसी अमूर अपने हाथ में लेने की कोशिश के हवाले से, क्योंकि उन्होंने आज खुद गैर मुल्की सफरा जो है उनसे मुलाकातें की हैं। फिर जो अमरीकी सफ़ीर थे उनसे भी 24 अगस्त को मुलाकात की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इलेक्शन से मुतालिक फ़ैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए, सदर मुमलिकत का ये कहना है। सदर मुमलिकत जो है वो पहले क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि वो डेट देने वाले हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा माइल्ड है। क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या होने जा रहा है, इन तमाम के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे और बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, हैं ठीक ठाक? आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। बुखारी साहब, अब एक फ़ाइनल डेट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की हमारे सामने। आई होप कि अब ये तब्दील नहीं की जाएगी या फिर तमाम जो पूरा सिनेरियो है उसको जहन में रखते हुए ये डेट जो है वो दी गई है। सारे वो जो रिस्क फैक्टर्स जिनके हवाले से आप अक्सर जिक्र करते हैं कि रिस्क ज़ीरो होगा, तो आपको लगता है कि ये 15 अक्टूबर तक रिस्क जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा? मियां नवाज शरीफ साहब खुद को तैयार समझेंगे वापस आने के लिए? शुक्रिया है कि आपने मुझ पर वो तंज के तीर नहीं बरसाया जो आप कहती थी कि आप बार बार डेटें देते रहे, कुछ नहीं हुआ, किसी डेट पर वो नहीं आए हैं। जी 15 अक्टूबर अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद अल्टीमेट डेट है, उनकी तरफ से दे दी गई है और ये इंदिया भी दे दिया गया है कि वो एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बयानिए के साथ वापस तशरीफ़ लाएंगे। किसी ने इसको 5 के टोले के ख़िलाफ़ कैंपेन का नाम दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन अब लगता यह है कि वो उन्होंने 2 वजह से ये फ़ैसला किया है कि उनको अब वापस आ जाना चाहिए। एक तो ये कि उनकी गैर मौजूदगी में जो उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, ख़ास तौर से इलेक्शन के हवाले से लेके कि कोई एक्टिविटी अभी तक सरफेस पे नहीं है। आप देख रही हैं कहीं कोई कन्वेंशन, कहीं कोई जलसा जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, कुछ भी अभी तक नहीं है। दूसरा ये कि उनकी गैर हाज़िरी में आपको पता है यहाँ 2 मरतबा बाई इलेक्शन हुए थे और ख़ास तौर से जो 20 जुलाई को हुए थे पिछले साल, और उसकी भी सूरत हाल आपके सामने है पिछले साल कि वो 20 में से 15 सीटें दोबारा जीत गए थे। हार्ड कोर जिसको हम कहते हैं कि हब है मुस्लिम लीग नून की, उस वहाँ से तो वो कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं थे कारकर्दगी से उनकी गैर हाज़िरी में, चाहे वो उनके भाई शहबाज शरीफ साहब हों एज़ प्राइम मिनिस्टर या पार्टी के सदर के तौर पर, और इसी तरीके से जिस तरह खाकान अब्बासी साहब हैं, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पार्टी के सीनियर नायब सदर वो भी हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को चलाने की कोशिश की है या जिस तरीके से पार्टी को चलाया है, उस पर नवाज शरीफ साहब बहुत नाला हैं, नाराज़ हैं। लिहाजा अब वो इसके ऊपर फाइनली उन्होंने तारीख दे दी है और हमें यूँ लग रहा है कि शायद ये तारीख जो है इस पर वो वाकई पाकिस्तान आप ये कह रहे हैं कि हमें यूँ लग रहा है कि इस तारीख मैं इसलिए कि मैं दे के तारीखें आ गया हूँ तंग और मैं एक दफ़ा फिर गलत साबित नहीं होना चाहता। मतलब आप चले अंदाजा ही तो लगाया जा सकता है 15 अक्टूबर तक वो रिस्क फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। ये उनकी अपनी दी हुई तारीख है, इसलिए मैं इसमें से बरी ज़िम्मा हूँ। आज जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं उनकी गैर हाज़िरी में। कुछ लोगों का ये ख्याल है जो हालात पे नज़र रखते हैं कि यकीनी तौर पे एक नया बयानिया लेके वो वापस आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 के टोले के ख़िलाफ़ ही हो, क्योंकि वो जो नई ग्राउंड रियलिटीज़ अब सामने आ रही हैं उसको भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ है। तो अगर वो 5 के टोले के खिलाफ नहीं होगा तो फिर और क्या नया बयानी, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद यही वो बयानी है जिसके ऊपर अब बिल्ड करेगी नून लीग जो है अपने आने वाले इंतखाब की जो मुहिम है उसको। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके अलावा मैंने सिर्फ इसमें से 5 के टोले का जो लफ्ज़ है वो हदफ किया है। अच्छा। लेकिन बहरहाल उनका बयानिया जो है वो यकीनन टफ होगा
अच्छा। स्ट्रांग होगा तभी तो सौदा उसके बिकेगा बगैर ना। गुजारा नहीं हाँ, है। उसके हाँ, बगैर गुजारा ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो नहीं तो वो लोग बयानिया बिल्ड करने के लिए उनको खुद तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर उसके अगर, बगैर तो कुछ भी नहीं है ना, शहबाज छोड़ शरीफ दें साहब आप, ये तो मौजूद तय हैं, हो गया जो कि कि खुद उनको अगर कन्विंस नून करते लीग रहे ने हैं कि इस इलेक्शन बयानी को छोड़ दें। अगर नून लीग ने इलेक्शन लड़ना है, अगर नून लीग ने इलेक्शन जीतना है, तो नवाज शरीफ की वापसी इनएविटेबल है। और गालबन यही वजह है कि ये सब कुछ इदराक करने के बाद उन्होंने हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ उनकी गैर हाजिरी में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस की बयानबाजी और सरकैसिज्म चल रहा है, उसके हवाले से थोड़ी सी रिजर्वेशन हैं कुछ लोगों की। लेकिन मैं उनको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि भाई साहब, कौन सा इलेक्शन है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के लड़ा हो, या कॉमन सीटों पे लड़ा हो, या किसी अलायंस के तहत लड़ा हो, तो रवायती हरीफ है। हाँ। यानी नून ये लीग हो और सकता है ना लोगों के जहन से वो उनका वो जो एक गठजोड़ था पीटीआई के बुर्ज को गिराने के लिए, हाँ नहीं, वो वहां तक वो जो पीडीएम का इत्तेहाद था वो बात अलग है। हाँ, वो नहीं जहन से निकल पा रहे। वो आपको याद होगा कि दोनों ही तरफ से हमेशा ये कहा गया कि ये इंतखाबी इत्तेहाद हाँ नहीं है। जी, ये तो बात, हाँ उन्होंने लिहाजा दोनों बड़ी पार्टियों के अपने अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं, और दोनों ही उसके ऊपर समझते हैं कि उनको वोटर्स की ज्यादा पजीराई हासिल है। होगा क्या, ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा। सही। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी मुलाकातें होनी थी जरदारी साहब की या मियां नवाज शरीफ साहब की, वो हो चुकी हैं। अब उस तरह से कोई हाँ, मतलब अब ना तो कोई हुकूमती इत्तेहाद है, हाँ। और ना ही कोई कॉमन एजेंडा है। हर एक के अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने इंतखाबी स्लोगन्स हैं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के इस डेट के ऊपर आने की अगर वजह तस्मिया मालूम करने की कोशिश की जाए, तो जो ग्राउंड पर तब्दीली आने जा रही है वो ये है कि 17 सितंबर के बाद अदालती सहूलतकार जो हैं वो तो किनारे लग जाएंगे। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके दो नतीजे होंगे। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के चीफ हैं, उनके लिए स्पेस कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली इनके लिए स्पेस बढ़ जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो नया चीफ आएगा वो आके इनके हक में फैसले देने शुरू कर देगा। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं होगा, ना वो ऐसा कर सकते हैं। ही इज ए मैन हु गोज बाय द बुक। अच्छा। लेकिन जो इस वक्त उनके खिलाफ जो यानी पीटीआई के चीफ के हक में जो सहूलतकारी हो रही है हाईएस्ट लेवल पर अदलिया में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक ऑब्वियसली नई सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आएगी। अच्छा, जब से मुझे मैं अभी ये बात अगर मैं मुकम्मल कर लूँ, जब 17 सितंबर के बाद की सूरत हाल में दो चीज़ें होंगी। एक तो जो अदालती सहूलतकार थे उनकी भी गिरफ्त होने वाली है, ये मैं खबर भी दे रहा हूँ, और साथ लोगों को बावर भी कराना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अदालतों की हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर बैठ के यहाँ तोड़ा ला चलाएं। तोड़ा ला समझती ना क्या होती है? वो तातार जब आते थे ना, और चंगेज़ खान वगैरह वहाँ से, तो उनके अपने कानून होते थे, किसको टांगना है, किसको जलील करना है, तो उसको तोड़ा ला कहा जाता था। तो तोड़ा ला के तौर पे जिन्होंने अदालतें चलाई हैं, और दूसरे अहम सरकारी अदारों में, आइनी अदारों में बैठकर जिन लोगों ने सहूलतकारी की है, ये भी आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी भी गिरफ्त होने वाली है, और गिरफ्त होनी चाहिए। क्योंकि उनका काम जो है वो ये नहीं है कि वो बैठ के सियासी जमातों की, अपनी मर्जी के सियासी रहनुमाओं की सहूलतकारी करे। उनका काम जो है वो इंसाफ मुहैया करना है। सही है। अच्छा बुखारी साहब, क्या गिरफ्त जो पिछली हुकूमत गुजरी है इसकी भी होगी, चाहे वो कानूनी तरीके से हो, चाहे वो वोट के ज़रिए लोग जो हैं वो अपना फैसला सुनाएं, क्योंकि इस तरह की, और फिर मैं इवेंचुअली ये जानना चाह रही हूँ कि वो नज़ला आखिर पिछले 16 महीने की हुकूमत का गिरेगा किस पे? क्योंकि जो इत्तेहादी हुकूमत में पार्टी शामिल थी, अब उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। जिस तरह सेनेटर हैं उमर फारूक साहब ANP के, वो कहते हैं कि गलती थी हमारी, नहीं हमें जो है वो इत्तेहादी हुकूमत को ज्वाइन करना चाहिए था, इतने गलत फैसले कराए गए, 15 ऐसे बिल पास करा दिए गए जिनका हमें इल्म ही नहीं था। तो ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। पहली बात तो ये है, भी अपने सर पे वो जो है पहली वो बात तो ये है कि जिन सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लेने की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप हुकूमत चलाने वाली सियासी पार्टियां या सियासी इत्तेहाद जो है उनके साथ इक्वेट ना करें। अच्छा। इसलिए कि जो सियासी जमातें मुल्क चलाने में नाकाम होती हैं, नाअहल होती हैं, उनका एहतसाब का जरिया वोट है कि इलेक्शन में लोग उनके ऊपर 2 हरफ भेज देंगे, मैं हरफ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो उनकी तो गिरफ्त हो जाएगी इलेक्शन में। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनकी जिम्मेदारियां कुछ और थी, वो सरकारी आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और एक ख़ास पार्टी के फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे, एक ख़ास पार्टी के लीडर की सहूलतकारी कर रहे थे।
उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। मैं आपको हवाला दूं क्यों मैं कह रहा हूँ ये। 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बर्बादी का आगाज़ हुआ था जब पनामा को लेके एक पार्टी के लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था। ना पनामा में उनका नाम था, ना पनामा में कोई एक लफ्ज़ उनके ख़िलाफ़ साबित हुआ। ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। 2016 को अब कितना अर्सा हो गया गुजरे हुए जनाब? अब तो काफ़ी टाइम हो 7 गया। साल हो गए ना, 7 साल हो गए ना 7 साल तकरीबन। हो गए। कोई एक चीज़ उनके हवाले से पनामा में साबित नहीं हुई और अल्टीमेटली आपको अकामा का सहारा लेके उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से भी निकाला गया, उनको नाहल भी कर दिया गया वगैरह वगैरह। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, आइडियल सिचुएशन की तरफ मैं ये आपने कह रहा इशारा हूँ किया, लेकिन हमारे यहाँ उसकी तारीख मिलती नहीं है मैं अर्ज अनफॉर्चुनेटली। करूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान की इस बर्बादी की बुनियाद रखी थी 2016 में, मैं उसी तरफ आना चाह रही थी। उनको दे शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्कॉट फ्री। उनकी गिरफ्त होनी चाहिए और होगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि ये इस दफ़ा बकरे की माँ खैर नहीं मनाएगी, ये इस दफ़ा होनी है उनकी। नहीं तो यही तो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, यही बयानिया है। आप समझदारी की देखें ना, आप कितनी समझदारी की बातें कर रही हैं। यस, यही बयानिया है। असल में हमें सियासी जमातों को मुस्तहकम करने की, मजबूत करने की, सरकारी अफसरों को मजबूत करने की ना ज़रूरत है ना हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें एक काम करना चाहिए कि हम अदारों को मजबूत बनाएं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। और दूसरी बात यह है कि ये इंतखाबी एहतसाबी अमल का जो है तकाजा भी ये है कि जिन अफसरान ने, जिन एहलकारों ने अपने ओहदे से तजावुज़ किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी को वायलेट किया है, उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये तो है सूरत हाल कि 17 सितंबर के बाद, अब आपने पूछा नहीं मुझसे कि 17 सितंबर की डेट की सिग्निफिकेंस क्या है। ये मैं पूछने लगी थी कि ये 17 सितंबर वाला क्या है। 15 की तो बात थी, ये 16 सितंबर को इस मुल्क के सिटिंग चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। और ये जितने भी मैंने गुजारिशात आपको ऊपर किए हैं, ये उनका नाम लिए बगैर उन्हीं की ज़ात अशरफ के बारे में ये सारी बातें थी और जो उनके साथी हैं। मैं इस वक्त तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ रही हैं कि मेरा नहीं, वो वैसे उसके ऊपर तो हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ये भी आप कहते रहे हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें जो बहुत सारे लोगों को सरप्राइज भी कर सकती है। जी, वो सरप्राइज होंगे, वाकई बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे। दूसरी बात ये है कि जो नून लीग है उसको भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके उसकी लीडरशिप को बहुत से इकदाम करने पड़ेंगे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस वक्त एक तरह से वो पार्टी जो है वो विदर्स हुए है, यानी एक बिखरी हुई सी है और उसको समेटने का काम एक ही शख्स कर सकता है, उसका नाम है नवाज शरीफ। सही। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस जब आएंगे तो उनको एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मुहैया हो जाएगी। एक तो ये कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई है, वहाँ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है और पंजाब में जो भी सियासी जमात बेहतर परफॉर्म करती है उसको एक इनबिल्ट राइट मिल जाता है मरकज़ में जाके हुकूमत बनाने का। समझ रही है ना? उनकी एक तारीख है पंजाब के हवाले से ऑब्वियसली, इसलिए कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं बुखारी साहब। लेकिन फिर भी अब आजकल के हालात में, सिचुएशन में फ़ैसला ले लिया गया है जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब भी लग रहा है कि इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड किया जाएगा। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाखों लोग जो है इकट्ठे कर लिए जाएंगे, आपको लगता है कि इस वक्त इस पोजीशन में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, आप देखेंगे इस पोजीशन में को बना पाएगी नून लीग के? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, देखिए बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने मिलियन मार्च किए हैं। लोग 1 लाख भी नहीं होते लेकिन 10 लाख उसको कह दिया जाता है। इसी तरीके से मैं ये नहीं समझ रहा कि 10 लाख लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर विजिबली काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पहुंच जाते हैं तो उनका वेलकम तो ठीक हो जाएगा ना। सही। अब आप जो मुझसे सवाल पूछना चाह रही हैं वो ये है कि क्या ये मुमकिन होगा कि 1 लाख बंदा भी वहाँ इकट्ठा हो जाए? खास तौर पे इस वक्त जब पिसे में अवाम, हर तरफ से एहतजाज हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं बिजली के बिलों को देखकर ही, तो आपको लगता है कि इस वक्त पॉसिबल होगा ये? देखिए, ये मेरे ख्याल से एक तरह का टेस्ट होगा मुस्लिम लीग नून का कि इसकी अवाम में पजीराई का अब स्टेटस क्या है। अगर लीडरशिप नाकाम हो जाती है लोगों को मोटिवेट करने में, जिसका कि एक सबूत पहले मिल चुका है, जब आपको याद होगा जब वो वापस आना चाह रहे थे एग्जाइल से तो उनका अपना भाई जो है बंदे लेके एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका था, याद है ना आपको? उस हवाले से तो फिर बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। वही मैं कह रहा हूँ, चले वो थ्योरीज अपनी जगह हैं। अब वो शायद उस तरह की रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अब ये जिम्मेदारी सौंपी किसको गई है? मरीम नवाज साहिबा अरेंज कर रही हैं? देखिए, यहाँ की जो क़यादत है वो तो सुपुर्द कर दी गई है मरीम नवाज के, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। वही इस वक्त ये सारा प्लान भी कर रही हैं, उन्होंने ही प्रपोजल्स भी मांगी हैं सारी,
अपने जितने भी उनके हलके हैं, जितने भी उनके पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं, उनसे न जाने क्यों मुझे यूं लगता है कि मरियम नवाज बेहतर परफॉर्म कर लेंगी इस हवाले से, इसलिए कि शी ऑल्सो आफ्टर नवाज शरीफ शी इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ ए क्राउड पुलर। आपने देखा जितने भी उन्होंने जलसे किए उनमें अवाम की काफ़ी तादाद जो है, हत्ता कि एक वक्त में खान साहब भी और खान साहब से पहले साहब भी परेशान हो गए थे कि जितनी गैदरिंग उनके जलसों में होती थी। अच्छा बुखारी साहब, अगर पंजाब की हद तक भी मतलब अगर इस तरह से है तो आपको क्या लगता है मियां शहबाज शरीफ साहब कहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? क्या फिर वो पंजाब की पॉलिटिक्स तक महदूद रह जाएंगे या वहाँ पर भी नहीं होंगे? और हमजा शहबाज को फिर कौन सी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंपी जाएंगी, या फिर आप ये मानते हैं कि एक दफ़ा वो तजर्बा हो चुका है और उसके बाद अब शायद वो उतने रिलायबल नहीं रहे? अगर मैं बात मान लूँ शहबाज शरीफ साहब की अपनी कही हुई, अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चौथी मरतबा। अच्छा, ये उनका बयान है। इसका मतलब ये है कि वो ये जानते हैं और वो ये मानते हैं कि जब वो वापस आ जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट उनके लिए नहीं होगी। सही। अगर नहीं होगी उनके लिए तो फिर पंजाब इज़ द बेस्ट ऑप्शन, प्रोवाइडेड उनकी पार्टी जो है वो बेहतर परफॉर्म करे पंजाब में। मैं एक बात बहुत ही ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ही इज़ ए सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। उनके होते हुए बेपनाह मेगा प्रोजेक्ट्स लगे और शहबाज शरीफ इज़ ए परफॉर्मर। अच्छा, मतलब है उनको एक बाकायदा बना के स्कीम आप दे दें, उसके ऊपर अमल दरामद कराने में वो बादशाह है, इसीलिए उनको चाइना ने पंजाब स्पीड के नाम से उनको टाइटल भी उनके हवाले से तो एक हिस्ट्री है, लोग जानते हैं, मानते हैं। आप मियां नवाज को मतलब आगे अगर देखा जाए तो उनके बाद मरीम नवाज साहिबा एक फेस मानी जाती हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब के बाद आपको हमजा शहबाज कितने एक्टिव जो हैं वो नज़र आते हैं? देखिए, अगर तो आपका इशारा ये है कि पंजाब की लीडरशिप किसके सुपुर्द की जाएगी, तो वो मेरे ख्याल से हमजा साहब की बजाय वो मरीम नवाज के ही जिम्मे आएगी। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा ख्याल यही है। देखिए, ये फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है ना, मैं तो उनके बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का मंजरनामा बन सकता है कि ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो तो नीचे मरीम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर। अगर ऊपर भाई वज़ीर आज़म हो और नीचे भाई वज़ीर आला हो तो क्या नहीं हो सकता? आपने देखा नहीं है, ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाप है तो बेटा साहब जो है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिए गए थे, भी आपने सीन देखा। बिल्कुल, और काफी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर था। तो ये चलता रहता है। ये तो हमारे यहाँ चूंकि मॉरिसी सियासत जो है उसको बुरा नहीं समझा जाता, इसलिए सब कुछ तो होता रहता है। चलें, ठीक है जी, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मरीम नवाज साहिबा को जी इस्तकबाली मामलात की जिम्मेदारी जो इस बार सौंपी गई है, तो उम्मीद करते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल थेरीज जो हैं वो इस बार नहीं बनेंगी, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिस तरह कि उनको क्राउड पुलर भी कहा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगी और इस्तकबाल जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। यही वजह है कि लाहौर का इंतखाब जो है वो किया गया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। परवेज़ इलाही साहब की दोबारा से गिरफ्तारी और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने देखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया इसके ऊपर और कहा है कि लाहौर परवेज़ इलाही साहब को ना कल पेश करने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। बुखारी साहब, ये क्या ये जिस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं, एक तरफ अदालत कुछ कहती है, उसके बाद फिर अहकामात जो हैं वो नहीं माने जाते, उसके बाद फिर अदालत बरहमी का इजहार करती है, और ये जस्टिस सिस्टम के साथ एक अजीब सा ड्रामा लगा हुआ है। अब अगर इस तरह की मज़ीद कुछ एपिसोड्स हमारे सामने आते नहीं तो फिर तो लोगों का जो एतमाद बचा कुचा रह गया वो भी जाता रहेगा। मेरे ख्याल से आपने सवाल में ही बहुत मुनासिब जवाब इसका पेश कर दिया है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इस वक्त हमारे अदालती जो निज़ाम है उसके अंदर बहुत अजीबोगरीब किस्म के खिलवाड़ हो रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने कभी नहीं सुना ये कि एक आदमी जो है वो फिज़िकल रिमांड के ऊपर हो और उसकी कोई अदालत ज़मानत ले ले। होता ये है कि जब रिमांड का टाइम पूरा होता है तो आप उसको अदालत में पेश करते हैं, अदालत की डिस्कशन है, उसको बेल ले ले, जो मर्ज़ी करे। लेकिन फ़िज़िकल रिमांड के दौरान किसी को आज़ाद कर देना, फ्री कर देना, ये अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही हैं इस वक्त। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कि जो हमारा 140 से ऊपर नंबर पहुँच गया है इंटरनेशनल रेटिंग में हमारे अदालती निज़ाम का, वो बिला वजह नहीं है। उसकी ज़रूरी तौर यकीनी तौर पर कुछ वजूहात हैं। अब आप देखिए,
ये जिस तरीके से नोटिस हुए हैं आईजी को, डीआईजी को, डीआईजी ऑपरेशन को, सीसीओ को, एसएसपी को, दिस को फलां को पेश करें, फलां को पेश करें, मजिस्ट्रेट को कह दिया है कि उनको अटक जेल से लेके आके पेश करें, ये क्या हो रहा है? ये अदालती निज़ाम है? ये तो वो तोड़ा ला है जो वो चंगेज़ और तातार्स कभी आया करते थे फतवात करते हुए, तो अपनी मर्जी का कानून बना लेते थे, कोई पूछने वाला होता नहीं था। ये तो बिल्कुल उसी तरह का, अब देखें ना, अदालतें जो हैं वो दरबार लगा के बैठ जाती हैं सुबह को, फलाने को पेश करो, फलाने को पेश करो। लॉ एनफोर्सर्स की अगर आप बेइज्जती करेंगे सुबह से शाम तक बुला के उनके हाईएस्ट ऑफिसर्स की, तो कौन सी रिट रह जाएगी उनकी? कौन डरेगा उनसे फिर? तो ये 9 मई के जो वाक़यात हुए थे, ये उस डर के ख़त्म हो जाने की वजह से ही हुए थे। मैं बात पूरी कर लूँ कि ज़मान पार्क के बाद सामने जिस तरह पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंकी गई, जिस तरीके से पेट्रोल बम चलाए गए उनके ऊपर, तो ज़ाहिर है फिर पुलिस से कौन डरेगा? हाँ, मैं वही कहना चाही थी कि चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब है। देखिए, इस तरफ भी ख़राबी होती है तो वो नुकसान इवेंचुअली हमारा ही है, आवाम का ही है, लोगों का ही। दूसरी तरफ भी होती है तो नुकसान हमारा है। जिस तरह अगर आपने ये जो मिसाल दी है, आप कहते हैं कि कौन डरेगा पुलिस वालों से फिर, तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर अदालती फ़ैसलों को भी इस तरीके से जो है रिवायतें और बनेंगी कि अदालती फ़ैसलों को नहीं माना जाएगा, तो फिर कौन डरेगा इस मुल्क के जज़ा और सज़ा के निज़ाम से? कौन डरेगा? हमारे यहाँ अजीबो-गरीब, यानी मैं स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, दोहरा मेयार कह लीजिए या डबल स्टैंडर्ड्स कह लीजिए इसको, कि एक ऐसा शख्स जो कहता था कि सबके लिए अदल का निज़ाम एक सा ही होना चाहिए, वही महात्मा साहब अपने लिए स्पेशल फेवर्स मांग रहे हैं, अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। दूसरों की जेलों से एसी उतारने वाले, रज़ाइयाँ और कंबल वापस लेने वाले बंदे को क्या हक पहुंचता है कि वो अपने लिए उन मराहत का यानी मुतालबा करे जो 5 स्टार होटल में होती हैं? मैं जाना नहीं चाहता उस लिस्ट के अंदर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है कि मौसूफ को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिर्फ कि अगर अदालतें अपना रवायती इंसाफ का काम छोड़ के सहूलतकारी करने बैठ जाएंगी, तो फिर यही कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है। आप देखिए, ऑर्डर क्या है कि आप फलां शख्स को अदालत से ले जाके पुलिस जो है बाहिफाजत घर छोड़ के आए। एक जैसा कैसा भी है, इल्ज़ाम है उनके ऊपर, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा के लिए एक प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट कायम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से अदालतों को, कि उनकी मर्जी का जब भी कोई मुलज़म या मुजरम आए वो उसको जिस तरह की फैसिलिटेशन करना चाहें वो कर दें। याद नहीं है आपको कि खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में थे, एक दिन के लिए मेहमान रखा था सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें, तो पुलिस के रेस्ट हाउस में उनको ठहराया जाए, उनके 10-12 दोस्तों को आके मिलने की और गप करने की इजाज़त दी जाए, उनको खाने में ये दिया जाए, उनको मर्सिडीज़ गाड़ी में आप लेके जाएं। ये अदालतें, ये तो मुझे लगता है कि ये वो मुग़लों के दौर का या उससे भी पहले जो शहनशाहियतें होती थी उसके दरबार है कि आप जो मर्जी ऑर्डर जारी कर दें, जो मर्जी आप फैसिलिटेशन कर दें। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जिसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं उसे कहें गुड टू सी यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये क्या है यार? ये मजाक नहीं उड़ रहा है इंसाफ का? इसी को कहते हैं मेकिंग मॉकरी ऑफ जस्टिस। तो ये कोई सरबराह हुकूमत नहीं कर रहा है, खुद अदालतें अपने आप को रिड्यूस कर रही हैं टू ए लेवल जहां इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं, मैंने अपने पूरे प्रोफेशनल कैरियर में और अपनी ज़िंदगी में आला अदालतों की इतनी तज़हीक और इतनी ज़िल्लत होते नहीं देखी जितनी मैं अब देख रहा हूं, और मैं इस पर खुश नहीं हूं। कोई भी इसके ऊपर खुश नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अदालतों को सबसे पहले खुद अपने एहतराम का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे इकदामात करने चाहिए, ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे इंसाफ का बोलबाला हो, जिससे जाती लॉयल्टीज ना छिलके, जिससे किसी एक इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाना या सहूलतकारी का तासुर ना उभरे। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी अदालतों का वकार जो है और ज़मीन बोस होता जाएगा, जो एज ए पाकिस्तानी मैं फील करता हूँ कि मेरे लिए बहुत बाइस शर्म बात है। लेकिन देखें ना, अब ये जो भी फैसला हो वो होना तो मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक ही चाहिए। अब इसको आप किस तरह से देखेंगे जो मावराए कानून जो गिरफ्तारियां होती हैं और फिर लापता किया जाता है लोगों को और उसके बाद फिर उनको नामो निशान जो है वो नहीं मिलता। अब ये जो मोनिस इलाही साहब है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लापता हैं, पिम से जेल उन्हें मुंतकिल ही नहीं किया गया। और मतलब अब जिस तरीके से एक तवातुर से ये सिलसिला जारी है और जिसको हम देख रहे हैं, तो मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि हो सकता है परवेज़ इलाही साहब भी इस तरीके से लापता और उनका कोई पता ना चल रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने और आपने एक से ज़्यादा मरतबा इन प्रोग्राम्स में
ये कहा है कि परवेज़ इलाही साहब एक सीनियर सीजन्ड वेटरन पॉलिटिशियन है, उनको उनका लिहाज, उनका वकार जो है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। कहा है या नहीं कहा है? सही है। और उनको मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। ये कोई शख्स भी यानी इसकी तायीद या तारीफ नहीं कर सकता जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अदालतों और जजेस को भी चाहिए कि वो भी असलों में अपनी जिम्मेदारियों का, अपने हल्फ का और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए फ़ैसले करें। किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सहूलतकारी करने के लिए फ़ैसले ना करें। इसमें बहुत सारी बातें और की जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है। अता तारक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो वो तो उन्होंने तो कहा कि जनाब हमें बताएं कि किस शख्स ने हमें कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है। अब वो जाहिर है ऑब्वियसली अता तारक साहब सरकासिज्म के बादशाह हैं, वो इस किस्म के जुमले तो कसेंगे। और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं मेरे ख्याल से। उनकी तरफ से तो वही रिएक्शन आया जो कि एक्सपेक्टेड था। जो आपने मोहन सलाई साहब के बयान का हवाला दिया था कि वो कहते हैं कि जी 1 बजे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से, लेकिन वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। सही है। तो वो हमारे पास यानी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें बुखारी साहब, अब मुझे तो वो बात करते हुए भी ज़रा थोड़ी सी अजीब उलझन होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कुछ चीज़ों के साथ मशरूत करके रखी हैं। अब यही परवेज़ इलाही साहब है जिनको अता तारक साहब ये कह रहे हैं सियासी होगी ना, हर चीज़ सियासी होगी, कोई मेरिट रहा नहीं है। वही अता तारक साहब और उनकी पार्टी उनको अपना कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का जो है वो बनाना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो तब सब ठीक था। हाँ, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। अब वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात एक बड़ा सवाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि इख्तियारात तो उन्हीं के हाथ में हैं। यकीनन बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज़ हैं, अब वो इलेक्शन के हवाले से एक राय रखती हैं, लेकिन इवेंचुअली जो एक इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है और यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही वो लेना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आजकल काफ़ी तनकीद की जद में है और तनकीद उनके ऊपर ये हो रही है कि खारजा पॉलिसी अमूर को उन्होंने हाथ में लेने की कोशिश की है और सफ़ीर जो हैं मुख्तलिफ ममालिक की उनसे मुलाकात उनकी तरफ से की गई है, जिनमें अमेरिका के सफ़ीर भी थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की है। बुखारी साहब, ये नॉर्मली मतलब क्या ये इस्तेहकाक नहीं होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? हम देख रहे हैं कि काफ़ी तनकीद जो है वो हुई है, तो आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये ज़रूरी थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुलाकात पहली दफ़ा नहीं हुई है। पहले जितने भी इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो इंटरेस्टेड कंट्रीज़ होती हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, उनके जो सुफरा हैं वो मिलते रहते हैं इलेक्शन कमीशन से। कोई पहली दफ़ा नहीं है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ पहली दफ़ा हुई है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अमेरिकी सफ़ीर से मिलने की दरख्वास्त की थी या राय मशवरा मांगा था फ़ॉरेन ऑफिस से, और फ़ॉरेन ऑफिस ने मना कर दिया था। जब फ़ॉरेन ऑफिस ने मना कर दिया है तो फिर आपको ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात तो ये तय होगी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि पहले ये होता रहा है। देखें ना, अगर हमने वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेने हैं, अगर हमने IMF से कर्जे लेने हैं तो अपने ऑब्जर्वर तो भेजेंगे ना। कहीं वो अमेरिकी यूनियन के, अपने यूरोपीय यूनियन के तहत भेजेंगे, कहीं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे आ जाएंगे, कहीं IMF के आ जाएंगे, कहीं अमेरिका के आ जाएंगे ऑब्जर्वर्स के तौर पे। तो हम इनवाइट करते रहे हैं ना, हमेशा आते हैं डिप्लोमेट्स जो आके ऑब्जर्व करते हैं इलेक्शंस को। एक तो ये तय हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन जल्दी कराओ, 90 दिन में कराओ, 90 दिन में कराओ की बहस है, ये मेरे हिसाब से इसलिए बेमानी है कि इलेक्शन होने के बारे में इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम हल्का बंदियों का टाइम 1 महीना कम कर रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने मिड नवंबर में कहा है कि हम ऐलान कर देंगे हल्का बंदियों। ठीक है। उसके बाद 90 दिन चाहिए होते हैं, तो पूरा दिसंबर है, पूरी जनवरी है, मिड फरवरी में वो इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। मुझे यूँ लगता है, ये मेरा हंच है कि शायद जनवरी के मिड में या उसके आखिर में हो जाए इलेक्शन। इसलिए ये मुतालबा अब बेमानी है, क्योंकि अब वाज़े तौर पे ये कह दिया गया है कि इलेक्शन जो है वो अब हो जाएंगे और वक्त से हो जाएंगे। तो नहीं, तो ये कोई तसल्ली मुमलिकत साहब को भी हुई थी जो वो अपने वो डेट देने वाली चीज़ से पीछे हो गए और वो बस उनकी तरफ से कुछ माइल्ड किस्म के बयान आना शुरू हो गए कि इलेक्शन से मुताल्लिक। देखिए, सदर साहब जो है उनके बारे में ये इतलात मौसूल हुई थी कि वो शायद कल या परसों, यानी गुजरे हुए कल परसों में इलेक्शन की डेट का ऐलान कर देंगे। फिर वो कुछ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात का हवाला है। अच्छा। वो मेरे ख्याल से उनके नाम ले देने चाहिए। आर्मी चीफ और DG ISI दोनों मिले उनसे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप इससे बाज रहें। अच्छा। क्योंकि अब आईनी तौर पर आप इसके अहल नहीं हैं और इलेक्शन जो है वो अपने
वक्त से हो रहे हैं और इम्कान है कि वो फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए अब मजीद इसमें गन डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उनको भी कोई यकीन दहानी कराई गई है, फिर इसका मतलब है या कि कब तक हो जाएंगे? मतलब है, देखिए ना, तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पीडीएम की 13 जमातें हैं या और पीटीआई है या दूसरी जमात, सब मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराएं। ये जो ने 1 महीना कम किया है, ये उस प्रेशर ही का नतीजा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब माइंड सेट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन तो होने हैं। वो जो एक तासुर था ना कि इंटरिम गवर्नमेंट पता नहीं कितनी लंबी हो जाएंगी, ये इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी, तो वो तो कुछ नहीं होने जा रहा। इलेक्शन कमीशन इज डिटरमिन्ड टू होल्ड इलेक्शंस और सियासी जमातें भी उसके मुताबिक तैयारी कर रही हैं। सही। तो मुझे तो यूं लगता है कि नाउ द सिनेरियो इज फास्ट अप्रोचिंग टू ए पॉइंट जहां इलेक्शन हो जाएंगे। सही है। बस इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराएं। सही है। यही जिम्मेदारी इंटरिम गवर्नमेंट्स की भी है। ठीक है। वो अगर अपनी जिम्मेदारी से सही ओहदा बरा हो जाते हैं तो तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने, देखा ना 1970 के इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि वो फेयर एंड फ्री थे। मेरे ख्याल से इस चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो तारीख में अपना नाम लिखवाएं और फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के शो से फिलहाल इतना, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह।